इस वक्त पूनम के चांद पर ग्रहण का काल चल रहा है। 6:19 तक ग्रहण काल रहेगा। कहते हैं कि अगर ग्रहण के वक्त सावधानी नहीं बरती तो ये आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। ग्रहण काल से लेकर ग्रहण खत्म होने के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण उपाय जरूरी होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रहण के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के महाकवरेज पर आपको ग्रहण के कुप्रभावों से कैसे बचें, ग्रहण काल से लेकर ग्रहण खत्म होने के बाद तक क्या करें, ये तमाम जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। जाने माने ज्योतिष हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपके हर सवाल और भ्रम को दूर कर सकते हैं। ग्रहण के कुप्रभावों से बचाने वाले उपाय भी आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। चांद पर ग्रहण लग चुका है। – 2022 का ये आखिरी ग्रहण है। सौर मंडल में ग्रहों की चाल बदल चुकी है। धरती पर चंद्र ग्रहण से संभल कर रहें। चंद्र ग्रहण के बाद क्या ना करें। चंद्र ग्रहण के बाद सावधान रहें। यूपी उत्तराखंड में ग्रहण का असर देखें। न्यूज़ 18 पर देखें ग्रहण के बाद क्या करें। ग्रहण काल के बाद कैसे हों मालामाल। ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। लगभग आधे घंटे और ग्रहण का साया बना रहने वाला है। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य मनीषा आहूजा जुड़ी हुई हैं इस वक्त। मनीषा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ग्रहण की शुरुआत हो गई है। अभी तक हमारे दर्शक ये देख रहे थे, समझ रहे थे कि ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ग्रहण के बाद के लिए भी कोई नियम है क्या? जी, पहली बात तो यह है कि मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बिना बात के ग्रहण से ना डरें। ग्रहण एक अकेले इंडिविजुअल की कुंडली को इतना नहीं इफेक्ट करता, देश की कुंडली को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अगर हम इसे एक व्यक्ति विशेष के लिए देखें या साधारण व्यक्ति के लिए देखें तो ये जब का समय है, ये एक ऐसा समय है जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सोचें कि इसमें सिर्फ आपने सुपरस्टिशन करना है और ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, वो सब छोड़ के आप इसमें जप तप करें, बैठें और मंत्र करें। इस समय जब चंद्र ग्रहण चलता है तब मंत्र करने का समय है। जैसे अक्षय तृतीया के दिन हम कहते हैं कि जब आप कुछ खरीदते हैं, कुछ प्रेशियस खरीदते हैं या जब तब दान करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। वैसे ही ग्रहण काल में होता है। इस समय किया गया जप बहुत ही इफेक्टिव होता है और उसकी वो ऊर्जा बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रहण काल के दौरान जप तप करना चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद को लेकर क्या है, बहुतों के मन में सवाल है। स्नान कीजिए और ये जरूर जानिए कि ग्रहण के काल में आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, पानी तक भी पीना नहीं है। जो साधक होते हैं वो तो इसमें सूतक काल भी मान्य करते हैं और 9 घंटे पहले से सुबह 5:30 बजे से खाना पानी बंद है। और जो खाना रखा भी जाता है उसमें हम तुलसी का पत्ता डालते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन वो दूषित नहीं हो, राहु के प्रभाव से वो दूषित नहीं हो। जैसे ही ग्रहण काल खत्म होता है आप स्नान कीजिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसे जल में डाल के आप स्नान कीजिए और आप जरूर उसके बाद कुछ दान जरूर कीजिए। ग्रहण काल के बाद दान का विशेष महत्व है। मनीषा जी, क्या दान भी
राशि के हिसाब से अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें दान करनी चाहिए या फिर कुछ कॉमन है? देखिए, इसे बहुत स्पेसिफिकली देखें तो हम ये कहेंगे कि आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं, आपके जन्मकालीन ग्रह कैसे बैठे हैं। ये तो कुंडली विशेष को देख के किया जा सकता है, मगर अगर हम इसे कहें कि एक हम कॉमन चीज देखें तो आप चावल डोनेट कर सकते हैं। अमावस्या के दिन है, चंद्रमा की चीज को डोनेट कीजिए। चंद्रमा चावल है तो चावल डोनेट कर सकते हैं आप। वैसे मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। अगला सवाल ये है, अब जैसे शाम को 6:30 बजे ग्रहण काल खत्म हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो शाम में हिचकेंगे कि किसी को कुछ दान दे, तो क्या वो कल दान कर सकते हैं? आज अलग रख दे और कल दे किसी को, या आज ही देना होता है? देखिए, आइडियली तो आज ही देना है, पर अगर हम संकल्प करें कि ये सामान मैंने निकाल के रख दिया है, ये मैं ग्रहण काल के बाद दान करना चाहता हूं, मगर आज अगर मैं नहीं भी दान कर सका या कर सकी, तो संकल्प कर दीजिए कि ये मैंने दान करना है। फिर उसे आप चाहे कल दान कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर संकल्प कीजिए कि ये आज ये दान होगा, ये दान करना है। क्या वो सामग्री है, क्या वो क्वांटिटी है, कितना वो सामान है, मैं 5 किलो चावल दूंगा, ये संकल्प कर लीजिए और कल कर दीजिए, उसकी कोई परेशानी नहीं है। और बहुत सारे नियम होते हैं, मान्यताएं होती हैं जिनमें बुजुर्गों को या बीमार हैं उन्हें बाहर रखा जाता है, लेकिन ग्रहण के दौरान हम कहते हैं कि खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर और भी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। बुजुर्गों को लेकर, बीमार लोगों को लेकर और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें ऐसा है कि गर्भवती महिलाएं इसलिए क्योंकि यूट्राइन फ्लूइड होता है, वो जलीय तत्व है, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा वो पूर्णिमा को लगेगा, सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा वो अमावस्या को लगेगा, ये तो हम जानते ही हैं। तो चंद्रमा से तो आप जानते हैं कि समुद्र की लहरें भी उठ जाती हैं, कितना कोरिलेशन है प्लैनेट्स का और जल तत्व का इस पृथ्वी पे। तो यूट्राइन फ्लूइड जो है, जो जलीय तत्व है, जिसमें एम्ब्रियो है, जिसमें वो बच्चा है या फीटस है, तो जैसे ही चंद्रमा जल तत्व पे कुप्रभाव आता है तो हम कहते हैं कोई भी ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि उसकी छाप छूटेगी। कई बार तो आप देखेंगे कि फिजिकली वो बच्चे में कोई निशान आ जाता है या उसकी ग्रोथ में थोड़ा सा इश्यू होता है। तो इसलिए इस टाइम हम सावधानी रखने को कहते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है और यूट्राइन फ्लूइड जल तत्व में वो फीटस ग्रो कर रहा है, तो ये जल तत्व से लिंक्ड है और इस पर अब राहु का प्रभाव होता है, ये राहु केतु के अक्स में आ जाता है। दूसरी बात, मनीषा जी, बुजुर्गों और बच्चों के लिए हम कहते हैं सूतक काल मानेंगे। हाँ, बताइए। ठीक है, जो आस्था है और दूसरी तरफ विज्ञान है, इसके बीच एक लड़ाई चल रही होती है। तमाम खगोलीय घटनाओं को लेकर अलग अलग सोच है, 180 डिग्री अलग अलग दिशा में दोनों सोच जा रही होती। क्या कहीं पर कोई सामंजस्य भी आपको दिखता है क्या, कहीं पर जहां पर आस्था और विज्ञान मैच कर रहा हो इन मुद्दों को लेकर? देखिए, आस्था जो है ना, वो ऋषि मुनियों द्वारा एक परंपरा जो बता दी गई थी वो चली आ रही है, पर जनरेशन टू जनरेशन जब वो परंपरा चली तो उसके पीछे का साइंस हम भूल गए। मगर आप ये ध्यान रखिए कि हमारी आस्था जो साइंटिस्ट आज जानते हैं ना, उससे ज्यादा बड़ी साइंटिफिक चीज से जुड़ी हुई है। तो आस्था को कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोलती हूँ, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, और मेरा एक पिछला वो था एक डिस्कशन, एक साइंटिस्ट ही थे, उन्होंने कहा देखिए मैं तो खाना खा लूंगा इस काल में, देखिए मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। तो इसका ये जवाब है, जब आप चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो तामसिक ऊर्जा बढ़ती है, तमस बढ़ता है शरीर में। अब तमस को चेक करने के लिए तो कोई हमारे पास वो पैरामीटर नहीं है, या कोई हम थर्मोमीटर लगाकर नहीं चेक करेंगे आप में सत्वगुण बढ़ा है, आप में रजोगुण बढ़ रहा है, आप में तमोगुण बढ़ रहा है, ये हम थर्मोमीटर से नहीं चेक कर सकते। मगर तमोगुण बढ़ता है, ये एक साधक या जो भी जप या तप करता है वो बता सकता है। नाड़ियों में ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी नहीं होगी अगर आपने खाना खा लिया ग्रहण के दौरान, वो खाना दूषित होगा, उसके कारण तामसिक ऊर्जा के कारण शक्ति नीचे की ओर, मूल चक्र की ओर बैठेगी, ऊर्ध्वमुखी नहीं होगी। ये जो साइंटिस्ट जानते हैं उससे भी बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल है।
अब सवाल ये भी है, बड़ी संख्या में लोग ऑफिसेज जाते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, अब उनके पास ये सुविधा नहीं कि वो तुरंत खाना बनवाएं और खाएं। अगर कोई होटल में खाना खा रहे हैं तो होटल वाले भी ज़रूरी नहीं कि वो दिन का खाना जो तैयारी उन्होंने आधी अधूरी कर रखी होती है रात के खाने के लिए, तो वो तैयारी फ्रेश करेंगे। ऐसे में क्या करें फिर? देखिए, फिर तो आपके पास इसमें दो उपाय हैं, दो विकल्प हैं मैं कहूंगी। एक तो ये कि आप तुलसी का पत्ता उस खाने में डालें। अब आप कहें कि आप होटल में खाना खाएं, आप तुलसी का पत्ता जेब में तो नहीं डालकर जाएंगे, तुलसी का लिक्विड भी आता है, ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास ना तुलसी का पत्ता है ना गंगा जल है। गंगा जल भी आप छिड़काव, उसमें गंगा जल का भी एक वो डाल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जाप कीजिए, वो खाने को आपने खाने से पहले उसको प्रणाम कीजिए, मंत्र पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आता, गायत्री मंत्र पढ़िए, खाना ग्रहण कर लीजिए। जी, आपने बड़ी बार सुना होगा, खाना जिस भाव से बनाया जाता है, जब माँ बनाती है तो हम कहते हैं कि वो खाना पोषण देता है शरीर को। अब ये भी थर्मोमीटर नहीं है जो बताएगा पोषण कैसे दे रहा है, भाव, जिस भाव से खाना बनाया जाए। तो जब आप उस भाव से उस खाद्य पदार्थ को उस भाव से उसको प्रणाम करेंगे कि ये स्वयं अन्नपूर्णा का प्रसाद है, इस मैं गायत्री मंत्र पढ़ के इस खाने को ग्रहण करता हूं या करती हूँ, तो उस खाने की जो ऊर्जा है वो बदलेगी, ये निश्चित है। फिर आप उसे ग्रहण कर लीजिए। अगर कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और मैं जानती हूँ होटल्स में तो खाना इसी ग्रहण काल में पड़ा होगा और किसी ने शायद तुलसी का पत्ता नहीं डाला होगा उसमें, तो फिर ये उपाय है। ग्रहण 6:30 बजे के आसपास कह रहे हैं कि भारत में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, स्नान कीजिए। आप मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करिए। आप इस समय मंदिर बंद होते हैं, जो बाहर भी मंदिर है वो भी बंद होते हैं। घर के मंदिर को भी हम उसमें जाते नहीं है, उसमें गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद आप मूर्तियों को भी नहलाकर उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, भोग दे सकते हैं और दान कर सकते हैं। दान करना तो बहुत ही आवश्यक है। और इतना इन उपायों को करने के बाद फिर सामान्य जो जीवनचर्या है उसमें शामिल हो? जी बिल्कुल, ये मैंने जैसा कि कहा, फिर सामान्य जीवनचर्या में आप चलिए, क्योंकि ग्रहण का ये जो मैंने आपको बताया कि ये एक 6 महीने के पीरियड को इफेक्ट करता है। ग्रहण उसी दिन अपना इफेक्ट नहीं दे देता, ये 6 महीने के पीरियड में अपना इफेक्ट लाता है। ये देश की कुंडली में भी, देश विदेश की, विश्व में भी आप देखेंगे। अब ये 2 ग्रहण आए हैं, एक 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण और एक 8 नवंबर को अब ये चंद्र ग्रहण। जब भी 15 दिनों के अंदर दोनों ग्रहण लगते हैं तो ये विश्व के लिए आप कह सकते हैं ये कोई बहुत शांति का द्योतक नहीं है, ये परेशानी दिखा रहा है। और स्थिति आप देखेंगे, लड़ाई की स्थिति विश्व में बढ़ेगी, ये भी दिखा रहा है। ये 6 महीने का काल लिए हुए होता है। ग्रहण बस उस दिन खत्म नहीं हो जाता, मगर ये व्यक्ति विशेष को भी और देखने को मिलता है। भी। मनीषा जी, अभी दीपावली से एक दिन बाद सूर्य ग्रहण लगा था और आज चंद्र ग्रहण। आप भी कह रही हैं कि जब 15 दिन के अंदर 2-2 ग्रहण आए तो उसके बहुत महत्व होते हैं, उसके बहुत मायने होते हैं, असर देखने को मिलते हैं। इस बार के सूर्य ग्रहण को लेकर भी कहा जा रहा था कि सालों बाद ऐसा संयोग बना है, इतना मजबूत सूर्य ग्रहण लगा है। चंद्र ग्रहण को लेकर भी कुछ ऐसी ही बातें कही जा रही हैं। तो इस बार का सूर्य ग्रहण और इस बार का चंद्र ग्रहण मिलकर भारत के लिए किस तरह का साबित होने वाले हैं? देखिए, अगर हम भारत की कुंडली देखें तो भारत की 15 अगस्त 1947 000 आवर्स की जो कुंडली है, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। अब जो चंद्र ग्रहण लगा है वो मेष राशि पे लगा है, और जो सूर्य ग्रहण लगा था वो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र पे लगा था, अभी भरणी नक्षत्र में लगा है। अब वृषभ लग्न की कुंडली के लिए ये 6ठे और 12वें भाव का ग्रहण आ गया। 6ठे भाव में सूर्य ग्रहण आया और द्वादश भाव में अब ये चंद्र ग्रहण। तो ये धुरी जो है 6-12 की धुरी भारत के लिए पकड़ी गई। इसमें आप देखेंगे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन उभरेगी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जैसे 2 संप्रदाय के लोग आपस में लड़ें, तो थोड़े
ये राइटिंग दर्शाता है। और 2023 से जैसे ही शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा जनवरी के बीच में, तो वहां से कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कम्युनल टेंशन बढ़ती दिखती है। ये ग्रहण भी ये दर्शा रहा है। छठे भाव को हम कॉन्फ्लिक्ट के लिए देखते हैं, और यहाँ पर सिर्फ ग्रहण को मत देखिए, इसमें दशाएं भी देखी जाती हैं कि भारत की कुंडली पे क्या दशाएं चल रही हैं, आस पड़ोस के जो देश हैं उन पे क्या दशाएं चल रही हैं। तो ये थोड़ी टेंशन तो दिखाता है इस मामले को लेके। मगर अगर हम अगले 10 साल को देखें भारत के लिए, हाँ। तो सिर्फ मैं ये कहूंगी कि भारत अब प्रगति की राह पर चढ़ चुका है, क्योंकि ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। शनि का गोचर जैसे ही कुंभ में होगा और उसके बाद मीन, मेष और वृषभ में 2.5 साल का ये गोचर है। ये जो 10 साल है, अगर आप भारत की कुंडली में अष्टक वर्ग देखें तो इन चारों राशियों में बहुत ऊंचे बिंदु हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नंबर है उनका, इसलिए ये हमेशा एक ग्रोथ का आंक लेकर आएगा। तो 10 साल वो कहते हैं कि विश्व ईस्ट की तरफ देखेगा, हमारी तरफ देखेगा, कि मतलब अब ये इतनी तरक्की कर रहे हैं कि पहले हम वेस्ट की तरफ देखते थे, अब दुनिया ईस्ट की तरफ देखेगी। इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बहुत डिटेल में आपने सारी बातें बनाई। मनीषा जी आप बने रहे हमारे साथ। वान्या आर्या भी जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषाचार्य। वान्या आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और आपसे सबसे पहला सवाल तो आपके सामने भी यही रखूंगी कि चंद्र ग्रहण को लेकर आपकी क्या राय है? क्या हमें सिर्फ डरने की जरूरत है, इसका नेगेटिव असर ही होता है या कुछ पॉजिटिव भी होता है? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि चंद्र ग्रहण जो है, आप किसी भी ग्रहण को लेकर घबराइए मत, अपने जीवन में पॉजिटिव रहिए, अपनी सोच को जो है आप सकारात्मक रखिए। ग्रहण को आप एक अवसर मानिए उस डिवाइन से कनेक्ट करने का, उस ईश्वर से कनेक्ट करने का, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे मस्तिष्क का कारक है, हमारी माता का कारक है, हमारी मदर का कारक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपका मेंटल टेंशन बढ़ सकता है, आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है, थोड़ा सा डिप्रेसिव फेस आ सकता है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन शुक्ल पक्ष में रहता है, 15 दिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष में रहता है। तभी आप देखते हैं लाइफ में जो है आपका मूड भी जो है स्विंग होता है, मूड ऊपर नीचे होता रहता है। कभी आप बहुत हाई फील करते हैं, कभी लाइफ में आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। गोचर में भी चंद्रमा 2.5 दिन तक ही सिर्फ एक राशि में रहता है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, हमें इसे पॉजिटिव एनर्जी देनी है, क्योंकि एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज। जहां जहां हम जो जो ऊर्जा जीवन में लगाते हैं वही हमारे जीवन में वापस आती है। यूनिवर्स हमें सेम फ्रीक्वेंसी से रिफ्लेक्ट बैक करता है। ग्रहण का असर सभी राशियों पे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मास हैं, जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो भी इंपैक्ट करते हैं। कुंडली में आपके चंद्रमा की क्या पोजीशन है, किस तरह से आपका चंद्रमा है, इस पर भी बहुत ज्यादा असर होता है। बट मैं फिर भी आपसे यही कहना चाहूंगी, आप पॉजिटिव रहिए, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अपने एटीट्यूड को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, किसी तरह का फियर भी नहीं फैलाना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। खुद भी पॉजिटिव रहिए, दूसरों को पॉजिटिव रखिए, वही एनर्जी आप यूनिवर्स को दीजिए, ताकि आपकी एनर्जी से दूसरे लोग भी जो हैं पॉजिटिव हो सकें। अगर आपको और ज्यादा थोड़ा सा लगता है डिप्रेसिव फेस है, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, अपने ईश्वर से कनेक्ट कीजिए, देखिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देता है, सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, उस पर आपकी जो भी नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको रिलीज कीजिए। मैनिफेस्टेशन का टाइम है, सबसे ज्यादा जो है चीजें मैनिफेस्ट होती हैं इस टाइम पर। अपनी नेगेटिव हैबिट्स को अपने जीवन से रिलीज कीजिए। पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव थॉट्स को अपने जीवन से हटाना है, नेगेटिव सोचना नहीं है, पॉजिटिव काम करें और पॉजिटिव एनर्जी का संचार वातावरण में करें। अब इसके लिए कोई जप तप का सहारा ले सकता है, कोई भजन कीर्तन का सहारा ले सकता है, और कोई चाहे तो भजन सुन सकता है, आरती सुन सकता है, और कोई कथा सुना सकता है। वान्या जी, अभी मनीषा आहूजा जी बता रही थी कि जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो इसका असर बहुत जल्द नहीं दिखता। 6 महीने का एक लंबा अंतराल होता है जब इसका असर दिख रहा होता है इस पूरे टाइम पीरियड में। भारत के लिए बता रही हैं कि थोड़ा परेशानी वाली बात तो है, थोड़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ महीनों में, लेकिन अगला 10 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बता रही हैं और पॉजिटिव बता रही हैं। आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है? क्योंकि कार्तिक मास का महीना है,
15 दिन में आपने 2 ग्रहण देखे। 25 अक्टूबर को जो है आपने सूर्य ग्रहण देखा, अभी 8 नवंबर को हम चंद्र ग्रहण देख रहे हैं। विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज आपने 2 ग्रहण देखे। तो कहीं ना कहीं कुछ कैलेमिटीज जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी वाटर रिलेटेड, जैसे समुद्र तटीय जो लोग रहते हैं, सी शोर्स के जो आसपास रहते हैं, कुछ फ्लड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने गुजरात में भी देखा, मोरबी का जो पुल गिरा था, साउथ कोरिया में आपने कुछ कैलामिटीज देखी, और इसके अलावा भी जो है आपने केदारनाथ में भी जो बस गिरी आपने वो सब भी देखा। कुछ भी अग्नि, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व है, कुछ भी अग्नि रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। दोनों ग्रहण जो हैं, दोनों बार, इस बार जो ये ग्रहण लगा ये मेष राशि में लगा, भरणी नक्षत्र में लगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। तो कुछ फीमेल्स पर थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, मदर्स की हेल्थ पर थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, कुछ बाढ़ आ सकती है, कुछ जो शिप्स और जो सेलर्स होते हैं उन पर थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है, कुछ जो है मेंटल टेंशन्स बढ़ सकती हैं, थोड़े से कलेश के जो हैं सिम्टम्स बन सकते हैं। लेकिन हम फिर भी सबके मंगलमय होने की कामना करेंगे, हम जप करेंगे, हम तप करेंगे, और जितना हो सके अपने ईश्वर से हम कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, आप भगवान शिव का जाप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः का आप जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, आपके जो गुरु मंत्र हैं आप उनका जाप कर सकते हैं, जो भी आपके गुरुओं ने आपको दिए आप उसका जाप कर सकते हैं, आपके इष्ट देव ने आपको जो भी मंत्र दिए हुए हैं आप उनका जाप कर सकते हैं। आप जो है लक्ष्मी सहस्त्र नाम कर सकते हैं, इसके अलावा आप गोपाल सहस्त्र नाम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि ईश्वर का नाम लेना है। अब आप मंत्र का जाप कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने की कोशिश कीजिए। मनीजा आहूजा जी, आप भी बता रही थी कि अगला 10 साल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, अच्छी खबर लेकर आ रहा है। भारत की धाक दुनिया में और ज्यादा देखने को मिलेगी, आप बता रही हैं। अब सवाल है कि मंत्र कवच, क्या सभी राशियों के लिए मंत्र कवच एक सा या फिर अलग अलग? देखिए, ये आप जान लीजिए कि सभी राशियां, अब यहाँ पर तीन की बात आती है। आपका लग्न कुछ होगा, आपकी सूर्य राशि एक होगी और आपकी चंद्र राशि एक होगी। अब इन तीनों में से बली कौन है, और यहाँ पर नवमेश को देखना जरूरी है। इसलिए ये कह देना कि मेरा लग्न ये है तो मैं ये पढ़ लूं, या मेरा सूर्य राशि ये है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो है चंद्र राशि, ठीक है। और इसके साथ नवमेश किस भाव में आ रहा है, वो क्या राशि है। और इसे मैं 12 तरीके के राशियों में जब तब को नहीं बांटूंगी, क्योंकि अनेकानेक व्यक्तियों की आस्था होती है किसी एक इष्ट में, जो शिव को मानते हैं। अब सूर्य भी शिव का द्योतक है, तो जब आप देखेंगे कितनी ही बार देखेंगे, जैसे ही सिंह में सूर्य, जिनका जन्मकालीन सूर्य सिंह में होता है, वो अक्सर शिव के उपासक होते हैं। अब आप इन्हें कहें कि नहीं आपका लग्न ये है, ये यहाँ पर ग्रहण पड़ा, आप ये पढ़ें, जो जिसकी आस्था है, जिसका भाव जिसमें उठा हुआ है, आप उसी को भजें, क्योंकि वही आपके इष्ट हैं, वही आपको देंगे। एक को साधने से सब सध जाते हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि मैंने लक्ष्मी जी को भज लिया मगर मैंने सरस्वती को नहीं भजा, मैंने काली जी को नहीं भजा। एक को साधने से सब सध जाते हैं। मनीजा जी, एक कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है लोगों की सोच में। एक तरफ तो कई घाट ऐसे हैं जहां सन्नाटा देखने को मिल रहा है, जो भजन, स्नान, ध्यान सुबह देखने को मिल रहा था, सूतक लगने के साथ ही नहीं। हरिद्वार में हमने देखा वहां स्नान नहीं हो रहा है, लेकिन बनारस में अभी भी बड़ी संख्या में लोग गंगा में उतरे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों है इसमें? नहीं, इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ग्रहण काल में तो स्नान का वो भी है कि आप नदी में, मैंने घर की, आपने पूछा जो लोग क्या करें, मगर ग्रहण काल में तो आप देखेंगे कि नदी में स्नान करने का पौराणिक काल से चलता आ रहा है ये एक सिलसिला। तो ये तो इसमें बिल्कुल भी कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है। ग्रहण काल में तो लोग नाभि तक खड़े होकर हरिद्वार में स्नान नहीं हो रहा है इस वक्त। वहां पर सुबह और दोपहर में लोग दिख रहे थे स्नान करते हुए, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो इस बड़े मौके पर बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं। स्नान और दान का महत्व है। लेकिन जैसे ही सूतक लगा तो घाट पर सन्नाटा पसर गया।
हर की पैड़ी पर सन्नाटा पसर गया और बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा तो उसके बाद स्नान करेंगे। लेकिन वाराणसी में ऐसा नहीं दिखा। वाराणसी में सुबह से जो स्नान का सिलसिला चल रहा है, अभी भी स्नान करते हुए लोग दिख रहे हैं। रुख वान्या का कर लूंगी। वान्या, मनीजा जी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, पानी में गंगा जल मिलाकर, और पूरी तरीके से वातावरण को शुद्ध करके उसके बाद ही अपने दिनचर्या में शामिल हो। जो लोग बाहर हो रहे हैं उनके लिए क्या नियम है? क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक काल जो है वो 9 घंटे का है। जैसे सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे का होता है। तो इसके बाद आप सूतक काल के बाद जो है सबसे पहले, क्योंकि स्नान और दान की जो है ग्रहण के बाद बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, तो इसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप मेट्रोज में रहते हैं तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। अगर आप किसी नदी के आसपास रहते हैं, किसी सरोवर या तट के आसपास रहते हैं, तो आप वहाँ जाके भी स्नान कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण के बाद जो कहते हैं एनवायरनमेंट, जो हमारा यूनिवर्स है, जो यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक रेज हैं, ये पॉजिटिव फोर्सेस की बनी है और नेगेटिव फोर्सेस की बनी है। क्योंकि ये रहेंगे गोरखपुर की ये तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जहां पर चांद पूरी तरह से पूर्णिमा का चांद नजर आ रहा है। यानी कि ग्रहण की जो स्थिति थी, जो सिचुएशन था, वो खत्म हो चुका है। अब 6:30 बजने वाले हैं और ग्रहण का सिचुएशन खत्म हो चुका है। अब चांद पूरी तरह से नजर आ रहा है। यहाँ पर ये लखनऊ की खूबसूरत तस्वीर, जहां पर दमकता हुआ चांद दिख रहा है, बिल्कुल सोने के धातु के समान दमकता हुआ चांद लखनऊ में भी इस वक्त नजर आ रहा है। यानी कि जो कैलकुलेशन था खगोल शास्त्रियों का, वैज्ञानिकों का, कि लगभग 20 मिनट का वक्त ही उन्हें मिलेगा जब वो स्थिति देख पाएंगे चंद्र ग्रहण की, लगभग वैसा ही देखने को मिला। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर वाराणसी की लग रही है। यहाँ पर भी चांद देखिए अब पूरी तरह से दिखने लगा है। यानी कि जो ग्रहण की स्थिति थी वो हटती हुई अब दिख रही है। वान्या जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। थैंक यू। तो ग्रहण के पश्चात जो है स्नान की और दान की बहुत ज़्यादा महत्वता है। तो ग्रहण खत्म होने के बाद आप स्नान कीजिए, पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। आप, क्योंकि कहते हैं जब भी ग्रहण लगता है तो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे ऑरा में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फोर्सेस जो हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उन फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी भी चाहिए होती है, जो उसके इम्पैक्ट को और उसके इफेक्ट को जो है न्यूट्रल कर सके। तो इसके दौरान आप स्नान कीजिए। अगर आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप मेट्रोज में रहते हैं तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। अगर आप किसी नदी, तट या सरोवर के किनारे रहते हैं तो आप वहां पर जो है स्नान कर सकते हैं। उसके पश्चात आपकी दान की बहुत महत्वता है। कहते हैं जो भी दान हम ग्रहण के दौरान करते हैं, पता नहीं कितने करोड़ों गुना जो है जाके हमें जीवन में उसका फल मिलता है। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है तो इस टाइम पर जितना, अगर आप किसी सफेद चीज का दान कर सकते हैं, जैसे कि चीनी हो गया, चावल हो गया, चांदी हो गया, मोती दान हो गया आपका, कुछ खीर दान हो गया। और एक बात मैं बहुत जरूरी आपको बताना चाहूंगी कि दान के लिए जब भी आप किसी को भी दान करते हैं तो आप प्लीज आइडेंटिफाई कीजिए कि जो भी आप डोनेट कर रहे हैं उसका कहीं कुछ मिसयूज तो नहीं हो रहा है। अगर आप इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को देते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप जीवन में कुछ भी दान करते हैं और वो, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, अगर वो उसकी कोई सिगरेट खरीदता है, कुछ अल्कोहल खरीदता है, तो उसका इम्पैक्ट आप पर नहीं आएगा। तो ये चीज को आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए कि आप अपने दान को जरूरतमंद को ही दान दें और जरूरत की चीज ही दान दें उन्हें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बात का भी ख्याल रखना होगा। वान्या आर्या जी, मनीजा आहूजा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 पर आने के लिए और विस्तार से इन चीज़ों को समझाने के लिए कि आस्था क्या है और ज्योतिषीय कैलकुलेशन क्या है, क्यों कोई मान्यता सालों से इस तरीके से मानी जा रही, परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।